कहानी कुर्सी की में बात प्रधानमंत्री के दशहरा भाषण की। प्रधानमंत्री ने दशहरे पर के मौके पर कल दिल्ली में द्वारका में एक रामलीला समिति के कार्यक्रम में जाकर के शिरकत की और वहां उन्होंने लगभग आधा घंटा बाद प्रधानमंत्री ने भगवान राम को याद करते हुए, भगवान राम के भव्य मंदिर जो बन रहा है उसकी बात करते हुए ये कहा कि जब ये तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम अयोध्या आने वाले थे उस वक्त सारे काम शुभ हो रहे थे, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा था। और आज आप देखिए जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो भी हमारे देश में सब कुछ मंगल हो रहा है। उन्होंने कहा आप देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम चंद्रयान को चांद पर उतार पाए हैं। इसके अलावा भारत ने महिलाओं को उनका हक देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण का जो बिल है उसको कानून बना दिया है। तो उनका कि आज भी भारत में माहौल वैसा ही है और अब आप बस प्रतीक्षा कीजिए जनवरी महीने में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी भगवान राम की और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लेकिन आज दशहरे पर यह सब तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जातिवाद की सोच और क्षेत्रवाद की सोच इसका भी दहन करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे लोगों ने इसको आज के दौर की पॉलिटिक्स से जोड़ा, राजनीति से जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने क्या विपक्ष के ऊपर यह हमला बोला है, जातिवादी सोच का, क्षेत्रवादी सोच का आरोप लगाया है और किनके लिए कहा है। बात करेंगे इस पर। पहले प्रधानमंत्री के भाषण का वो हिस्सा सुनिए। रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। चुनाव के माहौल में विपक्ष ने खासतौर पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के बहाने जाति जनगणना की बात छेड़ रखी है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जातिवाद की बात करने वालों को, क्षेत्रवाद की बात करने वालों को या सोच रखने वालों को भी इनके प्रति भी आप लोग अपने मन में रखिए कि इस विचार का दहन होना है, तो बात तो सीधी राजनीति की है। और निश्चित रूप से, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री में मेल है दो चीज़ों का, एक राजनेता का और एक समाज सुधारक का। वो जब राजनीति की बात करते हैं तो शुद्ध केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहते, वो समाज सुधार पर भी उनका नज़र रहता है और समाज की शक्ति को जगाने पर भी, वो चाहे गवर्नेंस का मुद्दा हो और चाहे चुनाव का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो। वो जो समाज की शक्ति है, उनको जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें समाज की शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। उसमें राज सत्ता से ज़्यादा महत्व जो है वो समाज की सत्ता का है। तो उनको मालूम है कि उसको जगाए बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। देश को हम आगे जहां ले जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचा सकते। जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे तो हो सकता है जो हम 10 साल में अचीव करना चाहते हैं 100 साल में कर लें, ये संभव है। लेकिन अगर हमको अपनी गति और उसका काम करने का पैमाना जो है वो दोनों बढ़ाना है तो समाज की शक्ति को जोड़ना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप समाज को बांटेंगे तो अस्थिरता होगी, अशांति होगी। ऐसे माहौल में आप देश का विकास नहीं कर सकते। तो जो समाज को बांटने की बात करते हैं, चाहे वो जाति में बांटने की बात करते हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर बांटने की बात करते हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो इन दोनों की बात कर रहा है, तो उसको लगता है हमारे ऊपर ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो जाति के आधार पर बांट रहे हो या क्षेत्र के आधार पर, आपका निजी स्वार्थ तात्कालिक हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में आप समाज और राष्ट्र दोनों का नुकसान कर रहे हैं। उसी के प्रति लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इन शक्तियों से सावधान रहिए। आप उकसावे में मत आइए, आप विभाजित मत होइए, आप अपनी एकता को बनाकर रखिए। ये एकता ही हमें आगे ले जाएगी।
जैसे वो जब भी देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, चाहे 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन की, तब वो बार बार कहते हैं कि राज्यों के साथ ही ये हो पाएगा। राज्यों का, केवल केंद्र की बात नहीं करते कि मैं केंद्र में सत्ता में हूँ, केंद्र सरकार का जो है वो आर्थिक विकास के बारे में जो नजरिया है सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहते, वो राज्यों की भी बात करते हैं कि राज्य को साथ लिए बिना, राज्य के विकास के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ये देश का एजेंडा है। अब उन्होंने अलाइन कर लिया कि मेरा या मेरी पार्टी का एजेंडा ये देश का एजेंडा होना चाहिए, देश हित का एजेंडा है, और सामने वाला जो है वो देश विरोधी एजेंडा चला रहा है। या ये अंतर हो गया ना कि जो बात अगर कोई जाति जनगणना की बात कर रहा है तो वो बांटने वाली बात कर रहा है। प्रधानमंत्री का मैसेज यही है कि जो जाति जनगणना की बात कर रहा है वो एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, बंटवारे की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना को समझने के मतलब ये पॉलिटिकल इशू है, बड़ा इशू है, और आप चाहें ना चाहें ये बड़ा इशू बनता ही रहेगा जब तक इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है। लेकिन इसको मैं 1866 पर ले जाना चाहता हूँ। 1866 में जब पहली बार जातिगत जनगणना का कॉन्सेप्ट आया तो अंग्रेज़ों ने ये प्रोजेक्ट को क्यों लिया? क्योंकि उनको ये बात समझ में आई कि ये हिंदुस्तान एक मजहब, एक धर्म, एक उसके साथ इसको शासित नहीं किया जा सकता, इसको शासन नहीं किया जा सकता, तो इसको बांटना पड़ेगा। और बांटने के लिए सबसे बेहतर है कि उस हिंदू धर्म को, उस समाज को, उस राष्ट्र को जातियों में बांट दो। और जातियों में बांटने के लिए ऑफिशियल कर दिया गया कि जातिगत जनगणना की जाएगी, और उसके आधार पर जातिगत जनगणना हुई, और जो आते आते 4000 जातियों तक पहुंच गई 1931 तक। और उसका बड़ा फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया अलग अलग जातियाँ बनाकर। जब हमने आज़ादी हासिल की तो हमारे लोगों ने जो उस समय शासन कर रहे थे, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं की। बिल्कुल। तो इसीलिए नहीं की क्योंकि उनको समझ में आया कि ये बांटने की चीज़ है, ये देश को बांट रहा है। अब 70 साल बाद हम फिर वहीं पर पहुंच रहे हैं। तो क्या हम अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्या देश को बांटना चाहते हैं, या जातियों के आधार पर विकास करना चाहते हैं? तो उसका अलग इशू हो सकता है। और उसमें भी दूसरी बात है कि जो लोग आज बात कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मानता ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी वर्सेस इंडिया अलायंस है। राहुल गांधी वर्सेस इंडिया अलायंस। बिल्कुल। आप सोचिए कि 77 में जब मोरारजी देसाई सरकार थी तो मंडल कमीशन बनाया गया। 80 में उसकी रिपोर्ट आ गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी जी ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी उसको लागू नहीं किया। फिर जब 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, और जब उसमें 11 में सेंसस हुई, उसमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर चर्चा हुई, उसमें भी उस वक्त के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सबसे पावरफुल लोग, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने से जाति शब्द को हटा दिया। ये कम लोग जानते हैं इस बात को। उसमें से जाति को शब्द को हटा दिया। उन्होंने कहा कि जाति शब्द से मुश्किल होगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर बात हो गई, लेकिन जातिगत जनगणना का आधार नहीं माना। फिर जो फैसला आया उसको भी मनमोहन सिंह सरकार ने 3 साल तक लागू नहीं किया, 2014 तक। तो इसका मतलब कांग्रेस जो खुद है वो उस पर लागू नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी ने, लालू यादव ने इस मसले को फिर से उठाया, तो राहुल गांधी को लगा कि यदि इसके साथ नहीं चले तो वो उसमें पिछड़ जाएंगे ना। अभी तो झगड़ा इंडिया अलायंस की लीडरशिप का है। हम इसको मोदी वर्सेस राहुल समझते हैं। मैं मोदी वर्सेस राहुल समझता ही नहीं, उस लेवल पे लड़ाई आई नहीं। जातियों की बात करने वाला देश में सबसे बड़ा नेता कौन है? उसकी लड़ाई है। तो इसलिए राहुल गांधी जी को लगा कि ये हुआ। और उसमें एक चीज और जोड़ दूं, जाति नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। देखिए, ये सारी योजना पूरे विपक्ष की, कांग्रेस सहित, बीजेपी जो पिछले 9 साल से, पहले अयोध्या आंदोलन के समय से और पिछले 9 साढ़े 9 साल से खास तौर से हिंदुत्व की छतरी के तहत सब जातियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को लग रहा है कि हम जीत नहीं सकते इससे, हम इसको तोड़ेंगे तभी जीत सकते हैं। और ये कलेक्टिव कैंपेन है। ये कलेक्टिव कैंपेन है। सबका एजेंडा, मतलब लक्ष्य जो है वो एक ही है कि ये हिंदुत्व की जो छतरी बीजेपी बना रही है उसको तोड़ना है, जातियों में बांटना है। जाति में बटेगा तो धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा, फिर वो धर्म की जो छतरी जो है वो बना रही बीजेपी, उसमें छेद हो जाएगा, वो टूट जाएंगे, तो फिर जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष में आप देखिए जितने क्षेत्रीय दल हैं ज़्यादातर जातियों की पार्टियां हैं, और बाद में परिवार की पार्टियां हो गई वो अलग बात है, लेकिन उनका आधार जो है वो जातियों का ही है। तो इसलिए जो है उसका लक्ष्य वही है। जी हर्षवर्धन जी।
नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इसमें थोड़ा सा और इसको देखना चाहिए। ये ठीक बात है जो प्रदीप जी कह रहे हैं, वो कलेक्टिव है हमला, वही कोशिश भी है। लेकिन इसमें जो विजय जी ने कही, एक बात से मैं सहमत हूँ। देखिए राहुल गांधी का संकट यही कि कोई योजना बना के बहुत लंबा नहीं चल पाते हैं। ये एकदम जिसको कहते हैं धारा के साथ बहने वाली बात है। अब क्या करें, आ गया, खड़े थे वहीं तो वो भी बह चले, तो लोग सोच रहे हैं कि वो भी वही कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को पहले तो ऐसे देखना नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे नहीं देखता हूं कम से कम। लेकिन इसको जरा आप दूसरे तरफ से देखें तो पहली बार देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इतना ताकतवर ओबीसी नेता बैठा हुआ है, और वो नेता हिंदुत्व वाला है। इन लोगों को ये लगता है कि एक ओबीसी बैठा हुआ है जो हमारी सारी जाति की राजनीति को ध्वस्त कर रहा है। इन जो मैं कहता हूं ना कि जो दो शब्द हैं सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, इसका कितना फ्रॉड तरीके से इस देश के नेताओं ने इस्तेमाल किया, उसमें यह शामिल है। आप जाति के तौर पर अगर कहते हैं, और मैं तो गिनाता हूं, आप जितने जो पिछड़ी जाति के नाम पर कहते हैं कि राजनीति करनी है, सबसे पहले तो ये कि बिहार की जनगणना आई, तो क्या कोई नई बात सामने आई? अगर नई बात सामने आई तो उसके आधार पर क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कोई मॉडल दिया? नहीं दिया है। तो पिछड़ी जाति वाले ये देख रहे हैं। हां, ये जरूर किया कि अपना अपना वाला हिस्सा बढ़ाने की कोशिश की, दूसरे लोग कह रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? वो सिर्फ हिंदुत्व पे ये नहीं कह रही कि हम हिंदुत्व करते रहेंगे, उसमें किसी एक को कुछ ज्यादा हिस्सा दे देंगे। वो कह रही है कि 89 हमारे सांसद पिछड़ी जाति से आते हैं। 69% अगर हम पूरा कह दें अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, इसका पूरा चंक देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद 69% हो जाते हैं। 69%। फिर क्या कह रही है कि स्कीम हम बता रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं, हिंदुत्व के साथ जो वो विकास देते हैं जिसमें जाति अपने आप जुड़ी है। तब जब नरेंद्र मोदी कहते हैं तो मुझे वो बोध कथा याद आती है जिसमें गुरुजी ने पहले गुड़ खाना छोड़ा था, तब बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा मीठा मत खाया करो, दांत खराब हो जाएगा, पेट पे कीड़े आ जाएंगे। लेकिन ये वो वाले नेता जब कहते हैं कि जाति जाति चिल्ला रहे हैं, इन्होंने जाति का अवसर मिलने पर ओबीसी जाति के नेता होने के बावजूद, और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो आप कहते हैं कि वो तो विरोधी है, लेकिन उसने तो कल्याण सिंह ओमुआ भारती को नेता बनाया। और महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब में किस जाति का नेता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? सब के सब पिछड़ी जातियों के नेता रहे। इसका मतलब क्या? बेईमानी उन्होंने की जो आज कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक ओबीसी बैठा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जाति की राजनीति नहीं कर रहा है, वो सबको साथ लेके चल रहा है।